दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 20 मार्च। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ में क्या होने वाला है इसकी एक छोटी सी झलक हेडलाइन के माध्यम से देखते हैं। तो बात करते हैं कि बिहार बोर्ड मैट्रिक का रिजल्ट जल्द होगा जारी, अभी ऑफिशियली ऐलान नहीं किया गया। राबड़ी देवी पर बनी महारानी वेब सीरीज के बाद अब लालटेन की बारी, लालू पर भोजपुरी फिल्म लालटेन बनकर तैयार, जल्द होगी रिलीज। इंटर पास करने वाली हर लड़की को मिलेगा 25 से 40 हजार रुपए, कब और कैसे अप्लाई करना होगा हम आपको बताएंगे आगे। नालंदा में बदमाशों ने एक युवक पर तेजाब डालकर जिंदा जलाया, आक्रोशित ग्रामीणों ने आरोपी के घर किया पथराव, पुलिस को भी बनाया निशाना। बिहार में तालाब सहित सभी जल स्रोत होंगे अतिक्रमण मुक्त, बहुत जल्द चलेगा नीतीश का बुलडोजर। बिहार में पूर्वा हवा ने बढ़ाया पारा, अगले कुछ दिनों में ही तापमान 40 डिग्री के पार के आसार। बिहार के 8 शहरों में बनेगा बाईपास, 4 जिलों में होगा रिंग रोड का निर्माण, आगे बताएंगे जिलों का नाम जिन जिलों में होगा ये काम। 25 मार्च को शपथ लेंगे योगी, पीएम मोदी, अमित शाह सहित कई दिग्गज होंगे शामिल। द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री को मिली वाई कैटेगरी की सुरक्षा। दहेज में बाइक नहीं मिलने पर नवविवाहिता की गला दबा करके की हत्या, पति गिरफ्तार। बीजेपी गठबंधन में शामिल हो सकते हैं ओपी राजभर, यूपी में एसपी को लग सकता है बड़ा झटका। महंगाई को लेकर के राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा, पीएस किए आंकड़े, कहा इससे लोगों को बचने की जरूरत। दोस्तों अब बात विस्तार से तो बात करते हैं कि बिहार बोर्ड से मैट्रिक एग्जाम देने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार बोर्ड ने मैट्रिक की कॉपियों की जांच पूरी कर ली है, बहुत जल्द रिजल्ट भी जारी किया जा सकता है, इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। खबर के अनुसार पिछले महीने 17 से 24 फरवरी के बीच मैट्रिक की परीक्षा हुई थी। इसके तुरंत बाद बोर्ड ने कॉपियों की जाँच भी शुरू की थी। अब बिहार बोर्ड की नज़रें मैट्रिक के रिजल्ट पर है। इसी माह मैट्रिक का रिजल्ट भी जारी होने की उम्मीद है। आपको बता दूं कि अगर मैट्रिक का रिजल्ट जारी किया जाता है तो फिर बिहार बोर्ड देश का पहला ऐसा बोर्ड बन जाएगा जिसने सबसे पहले मैट्रिक और इंटर का एग्जाम लिया और फिर इसके तुरंत बाद रिजल्ट भी जारी कर दिया गया। इसकी तैयारी भी की जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार अभी तक सीबीएसई बोर्ड एवं आईसीएसई बोर्ड ने 10वीं की फाइनल परीक्षा भी नहीं ली है। ऐसे में रिजल्ट तो दूर की बात है, लेकिन बिहार बोर्ड ने इंटर का रिजल्ट जारी कर दिया है। कुछ ही दिन में मैट्रिक का भी रिजल्ट जारी किया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि फिल्म द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री को केंद्र सरकार ने वाई कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की है। 21 दिसंबर 1973 को ग्वालियर में जन्मे विवेक रंजन अग्निहोत्री ने द कश्मीर फाइल्स में 90 के दशक में कश्मीर में हुए नरसंहार की कहानी को बयां किया है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी धमाल मचा रही है, जो हर दिन नए रिकॉर्ड कायम कर रही है। फिल्म 100 करोड़ के आंकड़ा पार कर गई है। दोस्तों बात करते हैं कि दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है, ये सवाल है। इस सवाल का जवाब है फिनलैंड। जी हाँ, सबसे खुशहाल देश की रैंकिंग में फिनलैंड लगातार 5वें साल अव्वल रहा है। इसके साथ ही शीर्ष 5 देशों में डेनमार्क, आइसलैंड, स्विट्जरलैंड और नीदरलैंड शामिल है। जहाँ अमेरिका 16वें और ब्रिटेन 17वें स्थान पर है। अब बात करें भारत की तो फिर हमारा देश इस रैंकिंग में 139वें स्थान पर है। सबसे खास और चौंकाने वाली बात यह है कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान 121वें स्थान पर है, यानी कि पाकिस्तान भारत से कहीं बेटर है खुशहाली के मामले में। शुक्रवार को जारी हुई इस लिस्ट में सर्बिया, बुल्गारिया और रोमानिया कुछ ऐसे मुल्क हैं जहां बेहतर जीवन जीने की परिस्थितियां सुधरी है। वही लेबनान, वेनेजुएला और अफगानिस्तान ऐसे देश हैं जो कि इस सूची में यानी कि इस लिस्ट में अंतिम पायदान पर है। लेबनान जैसे देश सबसे नाखुश क्यों है, ये सवाल है। जी हाँ, इसका जवाब है कि लेबनान इन दिनों आर्थिक मंदी का सामना कर रहा है। यह देश सूची में 144वें स्थान पर है, जबकि जिम्बाब्वे 143वें स्थान पर है। बीते साल अगस्त में तालिबान के फिर से सत्ता में आने के बाद ये युद्ध से पीड़ित अफगानिस्तान पहले से ही इस सूची में सबसे नीचे है। यूनिसेफ की ओर से अनुमान जताया गया है कि यदि मदद ना दी गई तो फिर वहां 5 साल से कम उम्र के 10 लाख बच्चे इस सदी में भुखमरी का शिकार हो सकते हैं।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के बोचहा विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए भाजपा ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। जब पूर्व विधायक बेबी कुमारी वहां से पार्टी का चेहरा होगी। इस सीट पर वीआईपी के संस्थापक और बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी काफी नाराज हैं। जहां उन्होंने भाजपा का नाम लिए बिना कटाक्ष किया है। जहां इधर कई दलों के नेताओं ने भी इस मुद्दे पर चुटकी ली है। ट्वीट करते हुए मुकेश सहनी ने लिखा है कि होली के शुभ अवसर पर सहयोगी दल के द्वारा दिए गए तोहफे के लिए धन्यवाद। उनका ये निर्णय दर्शाता है कि हम निषाद समाज एवं पूरे अति पिछड़े समाज के हक एवं अधिकार की लड़ाई को सही दिशा में लड़ रहे हैं। ये हक और अधिकार की लड़ाई में खलल डालने का प्रयास है। हमारा संघर्ष जारी रहेगा। एक अलग ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि निषाद समाज को SC ST का आरक्षण और अति पिछड़ा के आरक्षणों को 15% तक बढ़ाने के लिए आखिरी सांसद तक लड़ेंगे। हमारा संघर्ष जारी रहेगा। एक अलग ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि निषाद समाज को SC ST के आरक्षण और अति पिछड़ा के आरक्षण को 15% तक बढ़वाने के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे। जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में तालाब सहित सभी जल स्रोत को अतिक्रमण मुक्त कराए जाएंगे। जहां इसकी जानकारी खुद राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने दी है। जहां मंत्री रामसूरत राय ने बिहार विधानसभा में जानकारी देते हुए कहा है कि सभी तालाबों समेत तमाम जल स्रोत अगले 3 माह में अतिक्रमण मुक्त होंगे। इसके लिए बिहार के सभी जिलों में विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसको लेकर के तैयारियां की जा रही है। उन्होंने कहा है कि अप्रैल, मई और जून में अभियान चला करके तमाम जगहों से अतिक्रमण हटाया जाएगा। दरभंगा में 46 पोखरों को अतिक्रमण करने वालों को नोटिस भी दिया जा रहा है। अगले 2 महीने में इसे अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा। आदि पर कब्जा करने वाले लोगों को हटाने के लिए विशेष अभियान चलाने जा रही है। इसको लेकर के विभाग के स्तर पर तैयारियां की जा रही है। दोस्तों बात करते हैं कि राजधानी पटना के बाद अब बिहार के 4 अन्य शहरों में गया, दरभंगा, भागलपुर और मुजफ्फरपुर में रिंग रोड बनाया जाएगा। इसके अलावा 8 शहरों में नया बाईपास बनेगा। जिन 8 शहरों में नया बाईपास बनाया जाना है उनमें एक पटना भी है। जब पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने पथ निर्माण विभाग के बजट प्रस्ताव के तहत विधानसभा में ये जानकारी दी है। जब साल 2022-23 के लिए 58 अरब 19 करोड़ 2,50,000 रुपए का बजट पारित किया गया है। सुगम संपर्कता को ध्यान में रखकर के जिन 8 शहरों में नए बाईपास का निर्माण कराया जाएगा उस पर 143 करोड़ रुपए खर्च आएंगे। जिन जगहों को बाईपास के लिए चिन्हित किया गया है उनमें अरवल जिला में कुर्था बाईपास, गोपालगंज जिले में कटैया बाईपास, वैशाली जिले में रामाशीष चौक से दिघी बाईपास, गया जिला में शेरघाटी बाजार बाईपास, नालंदा जिला में अरोथ से कोरनामा, पटना में NH 30 से बिगहरपुर होते हुए कर बिगिया कृषि फार्म तक, कटिहार जिला में NH 81 से NH 31 तक तथा दरभंगा जिला में जरईसो चौक से विष्णुपुर बेनीपुर वाया बड़माजा पोखर तक का बाईपास शामिल है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में मौसम इन दिनों तेजी से बदल रहा है। जब बिहार के तापमान में बढ़ोतरी दिखी जा रही है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक 22 मार्च तक बिहार का तापमान 40 डिग्री के पार हो जाएगा। जब बिहार में मौसम इन दिनों तेजी से गर्म होता जा रहा है। बिहार के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दिखी जा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के मुताबिक बीते 24 घंटे के दौरान बिहार का मौसम शुष्क बना रहा और आसमान साफ रहा। जब बिहार में सबसे न्यूनतम तापमान 17.5 डिग्री सेल्सियस भगवानपुर में दर्ज किया गया। वहीं औसत न्यूनतम तापमान बिहार का 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। जब बिहार में अधिकतम तापमान 37.7 डिग्री सेल्सियस बांका में दर्ज किया गया और बिहार का औसत अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। दोस्तों बात करते हैं कि विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद यूपी में मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ दूसरी बार 25 मार्च को फिर से कमान संभालेंगे। जी हां, योगी सीएम पद की शपथ लेंगे। उसका कार्यक्रम भव्य होगा और कई मायनों में अलग होगा। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित भाजपा के कई बड़े नेता शामिल होंगे। जहां इसके साथ ही विपक्ष के भी कई दिग्गज नेताओं को शपथ ग्रहण का निमंत्रण भेजा गया है, जिसमें कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मुलायम सिंह यादव और बहुजन समाजवादी पार्टी की प्रमुख मायावती को भी आमंत्रित किया गया है। सीएम योगी के नेतृत्व में लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश में सरकार का गठन होगा। यह जानकारी के मुताबिक 25 मार्च को लखनऊ में शहीद पद स्थित इकाना स्टेडियम में योगी का शपथ ग्रहण समारोह होगा। यह सूचना विभाग के अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने बताया है कि इकाना स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह होगा। यह शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। कहा जा रहा है कि योगी का शपथ ग्रहण समारोह कई मायनों में खास होगा।
दोस्तों बात करते हैं कि द कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर के अब उमर अब्दुल्ला भी भड़क गए हैं। जहां उन्होंने कहा है कि विवेक अग्निहोत्री की इस फिल्म में बहुत सारा झूठ दिखाया गया है। उन्होंने कहा है कि अगर ये कमर्शियल फिल्म होती तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन फिल्म निर्माता वास्तविकता दिखाने का दावा करते हैं जो कि गलत है। जहां घाटे में कश्मीरी पंडितों को न बचाने को लेकर के लगने वाले आरोपों पर उन्होंने कहा है कि उस समय केंद्र में भाजपा के समर्थन वाली बीपी सिंह की सरकार थी, जब कश्मीरी पंडितों को कश्मीर छोड़ना पड़ा था। जहां उस समय वहां राज्यपाल का शासन लगा दिया गया था। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि कश्मीरी पंडित दहशतगर्दियों का शिकार हुए हैं, जिसका सबको दुख है, लेकिन मुसलमानों और सिखों को भी बंदूक की नोक पर रखा गया। उसके बलिदान को भूलना नहीं चाहिए, उनका वापस आना भी अभी बाकी है। उन्होंने कहा है कि देश में ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि वे यहाँ पर वापस आ सके, लेकिन जिसने ये फिल्म बनाई है वो ये नहीं चाहते हैं कि कश्मीरी पंडित वापस आए। आपको बता दो कि इससे पहले फारूक अब्दुल्ला ने एक स्वतंत्रता जांच कमीशन के गठन की मांग की थी, जो कि कश्मीरी पंडितों को पलायन से जुड़े तथ्यों को सामने लाए। आपको बता दो कि कश्मीरी पंडितों के साथ हुए अत्याचार और मजबूरन पलायन को दिखाने वाली फिल्म द कश्मीर फाइल्स 100 करोड़ क्लब में शामिल हो गई है। एक तरफ जहां लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं तो दूसरी तरफ आलोचना भी हो रही है। आपको बता दो कि घटना के दौरान राज्य में फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री थे और महबूबा मुफ्ती के पिता मुफ्ती मोहम्मद सैयद केंद्र में गृह मंत्री थे। उस समय केंद्र में वीपी सिंह ने भाजपा और कम्युनिस्ट की मदद से सरकार बनाई थी। जहां कांग्रेस समेत कई पार्टियों ने आरोप लगाया है कि फिल्म केवल मुस्लिमों के खिलाफ घृणा फैलाने का काम कर रही है, ये सही बात दिखाने में सक्षम नहीं है। दोस्तों बात करते हैं कि पटना में दहेज हत्या का एक मामला सामने आया है, जहां एक नवविवाहिता की ससुराल वालों ने गला दबा करके हत्या कर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। राजधानी पटना में नवविवाहिता की दहेज के लिए हत्या कर दी गई है। मामला विक्रम थाना क्षेत्र के पैनापुर गांव का है। पुलिस ने इस मामले में मृतका के पति को गिरफ्तार कर लिया है। मृतका के परिजनों का आरोप है कि ससुराल पक्ष के लोग बाइक और रुपये की मांग कर रहे थे। इसको लेकर के नवविवाहिता को काफ़ी दिनों से प्रताड़ित किया जा रहा था, जब पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दोस्तों बात करते हैं कि जब भी बारिश का मौसम होता है तो फिर आसपास में बादल छा जाते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि बारिश होने से पहले आसमान में काले काले बादल नजर आते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि बादलों में पानी होता है तो फिर उसका रंग काला क्यों हो जाता है, और जब बारिश होती है तो फिर बूंदों का रंग नॉर्मल होता है? तो आइए इसके पीछे की साइंस जानते हैं। इसके लिए सबसे पहले जान लेते हैं कि बादल कैसे बनते हैं। तो आपको बता दें कि बादल पानी की वाष्प की छोटी छोटी बूंदों से बना होता है। जब धरती पर गर्म जल वाष्प निकलती है तो फिर गर्म जल वाष्प ऊपर आकाश की तरफ उड़ने लगती है और ऊपर जाते जाते संघनित होकर के बर्फ के एक बड़े बड़े गोले में तब्दील होने लगती है, और तभी बादल का निर्माण होता है, जिसे हम पृथ्वी से देख पाते हैं। वही बादल का सफ़ेद दिखाई देने की प्रमुख वजह है कि सफ़ेद बादल सूर्य के किसी भी रंग को अवशोषित नहीं करते हैं। सफ़ेद बादल दिखाई देने का खास कारण यह है कि सफ़ेद बादल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने के बजाय उन्हें परावर्तित कर देता है, जिसके फलस्वरूप हमें आसमान में बादल सफ़ेद दूध की तरह उजले दिखाई देते हैं। आसमान में कादल बादल दिखाई देने का कारण भी कुछ ऐसा ही है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि बारिश से पहले बादलों में पानी की बूंदों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिससे बादल घने हो जाते हैं और वे सूर्य के प्रकाश को परिवर्तन करने के बजाय अवशोषित करने लगते हैं। जब घने बादल सूर्य के सभी प्रकाश को अवशोषित करते हैं, जिसके कारण हमें पृथ्वी से वही सफ़ेद बादल काले दिखाई देने लगते हैं। यानी कि बादलों को ऊपर से देखा जाए तो फिर ये सफ़ेद दिखाई देंगे। उदाहरण के लिए एयरप्लेन्स में बैठे यात्रियों को वही बादल सफ़ेद दिखाई देते हैं, जो नीचे पृथ्वी पर बैठे व्यक्ति को काला दिखाई देता है। दोस्तों बात करते हैं कि देश भर में धूमधाम के साथ होली का त्यौहार मनाया गया। जब होली के दिन कई बार ऐसा देखा गया है कि होली खेलते वक्त लोगों को अपनी जेब में रखे नोटों का ध्यान नहीं रहता है, जिस कारण नोटों पर रंग लग जाते हैं या फिर गंदे हो जाते हैं। जिसके बाद रंग लगे नोटों को तो कुछ दुकानदार भी लेने से इनकार कर देते हैं। अगर वे नोट बाजार में नहीं चलते हैं तो फिर आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी हम आपको बिल्कुल भी फ्री में खराब नोटों को बदलने के लिए तरीका बताने जा रहे हैं। हम आपको RBI से जुड़े नियमों की जानकारी दे रहे हैं। जहाँ RBI के बैंक नोट बदलने से जुड़े नियमों को लेकर के नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें इससे जुड़ी सभी बातों का जिक्र है। RBI के मुताबिक कोई भी बैंक रंग लगे नोटों को लेने से मना नहीं कर सकता है, लेकिन RBI ने इसके साथ सलाह भी देते हुए कहा है कि कोई भी नोटों को गंदा ना करे। RBI का कहना है कि देश के सभी बैंकों को पुराने फटे मुड़े नोट लेने होंगे, बशर्ते हुए नकली ना हो। इसीलिए आप आसानी से अपने पास वाले बैंक ब्रांच में जाकर के नोट बदलवा सकते हैं। इसके लिए कोई पैसे नहीं लिया जाएगा। इसके साथ ही इसके लिए उस बैंक का ग्राहक होना भी
भी जरूरी नहीं है। आरबीआई की ओर से जारी बयान के मुताबिक ऐसे नोट जो बहुत ही खस्ताहाल हो या फिर बुरी तरीके से जल गए हो, टुकड़े टुकड़े हो गए हो, अगर कोई नोट आपस में बुरी तरीके से चिपक गए हो और इस वजह से वे अब सामान्यता उठाने रखने लायक ना रह गया हो, तो फिर बैंक शाखाओं को ऐसे नोटों को नहीं बदला जाना चाहिए। ऐसे नोटों को बदलने के लिए लेने के बजाय ये सलाह दी जाए कि वे इन नोटों से संबंधित निर्माण कार्य में प्रस्तुत करें, जहां पर इनका अधिनिर्णय एक विशेष प्रक्रिया के अंतर्गत किया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आपका नोट नकली नहीं है तो फिर उसे जरूर बदला जा सकता है। पुराने फटे नोट आसानी से बदला जा सकता है, इसके लिए आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, लेकिन जले हुए या फिर बहुत बुरी तरीके से टुकड़े टुकड़े हो चुके नोट को नहीं बदला जाएगा। अगर बैंक अधिकारी को लगा कि आपने जानबूझकर नोट को फाड़ा है या फिर काटा है तो फिर वह आपके नोट को बदलने से इनकार कर सकता है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने 12वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया है। बिहार बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में छात्रों का रिजल्ट 83% से ज्यादा रहा। सबसे खास बात यह है कि बिहार में इंटर की परीक्षा पास करने वाली छात्राएं बिहार सरकार की ओर से 25,000 से लेकर के 40,000 रुपए तक पाने की हकदार है। सरकार की इस योजना का नाम मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना है। हम आपको इस योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया और फिर पात्रता जरूरी दस्तावेज के बारे में बता रहे हैं। इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए आपके पास कुछ दस्तावेज होने चाहिए, जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, बैंक की पासबुक, फोटो, पासपोर्ट साइज, आय प्रमाण पत्र, 12वीं का मार्कशीट। इस योजना के लिए आपको ऑनलाइन के द्वारा आवेदन करना होगा। ई कल्याण के आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। खास बात यह है कि इस आवेदन की आपको 25,000 रुपये मिलेंगे। यह 3 दिन पहले रिजल्ट आए हैं, इसीलिए अभी इसके फॉर्म भरने की तारीख का ऐलान नहीं हुआ है। आपको बता दूं कि बिहार में अल्पसंख्यक और अनुसूचित जाति जनजाति की लड़कियां अगर फर्स्ट डिवीजन से इंटर पास करती है तो फिर उन्हें 15,000 रुपये अलग से मिलेंगे, यानी कि उन्हें कुल 40,000 रुपये मिलेंगे। ये राशि कल्याण विभाग देता है, इसके लिए अलग से फॉर्म भरना होता है। दोस्तों बात करते हैं कि मुजफ्फरपुर के एक गांव में पोखर में डूबने से एक साथ 2 लड़कियों की मौत हो गई। जहां होली के दुखद हादसे से गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। जब बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में 2 लड़कियों की डूबने से मौत हो गई है। अलग अलग परिवार की दोनों लड़कियां एक गांव में ही बकरी चराने गई थी। इसी बीच तालाब में नहाने के दौरान दोनों लड़कियां डूब गई। यह घटना जिले के मनियारी थाना क्षेत्र के हरिशंकर मनियारी पंचायत के वार्ड नंबर 3 की है। पीड़ित परिवार भी इसी गाँव के वासी हैं। परिजनों का कहना है कि दोनों बच्चे बगल के चौक में होली खेल करके बकरी चराने गई थी। यह शरीर पर लगे रंग और कीचड़ को छुड़ाने के लिए पोखर में नहाने के लिए कूद गई। इसी में दोनों गहरे पानी में चली गई, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। दोस्तों अब बात करते हैं कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर एक फिल्म जल्द ही आपको देखने को मिलेगी। ये फिल्म भोजपुरी में बनी है, जिसका ट्रेलर भी तैयार हो गया है। लालू प्रसाद को चाहने वाले केवल बिहार में ही नहीं बल्कि देश भर में हैं। जो लालू यादव की राजनीति को पसंद नहीं करते हैं वे भी लालू के अंदाज को देखना पसंद करते हैं। जब भोजपुरी में बन रहे इस फिल्म का नाम लालटेन है, जो लालू यादव की पार्टी राजद का चुनाव चिन्ह है। लालू यादव पर बनाए गए इस भोजपुरी फिल्म लालटेन में अभिनेता यश कुमार ने लालू यादव का किरदार निभाया है। उनका दावा है कि दर्शक इसे काफ़ी पसंद करेंगे। जब बताया गया है कि वे लालू यादव के किरदार में पूरी तरीके से डूबने की कोशिश की है, ताकि उनके अपने और आरजेडी सुप्रीमो को चाहने वाले लोगों को ये पसंद आए। आपको बता दूं कि लालू प्रसाद यादव पर बनी इस फिल्म की तैयारी काफ़ी पहले से ही हो रही थी। फिल्म में भूतपूर्व मुख्यमंत्री के जीवन के विभिन्न पहलुओं को रोचक और मनमोहक तरीके से इस फिल्म में प्रस्तुत किया गया है। जब फिल्म लालटेन में केवल लालू यादव ही नहीं बल्कि राबड़ी देवी की भी किरदार दिखेगी। जब लालू यादव के किरदार को इस फिल्म में यश कुमार निभा रहे हैं, जबकि उनके साथ राबड़ी देवी की भूमिका में अभिनेत्री स्मृति सिन्हा नजर आएगी। इस फिल्म में लालू यादव के छात्र जीवन की राजनीति से लेकर के राबड़ी देवी संग वैवाहिक जीवन और फिर संघर्ष के दिनों की कहानी नजर आएगी। लालू प्रसाद यादव छात्र राजनीति से ही एक अलग पहचान बनाए हुए हैं। इस दौर में बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद की क्या भूमिका थी वे दर्शकों को नजर आएगी। साथ ही साथ बिहार की कमान संभालने के बाद देश भर में लालू यादव ने कैसे अपनी पहचान बनाई वे दर्शक देख पाएंगे। आपको बता दूं कि इससे पहले पिछले महीने राबड़ी देवी के ऊपर ही एक वेब सीरीज महारानी फिल्म बनाई गई थी, जिसे लेकर के काफी विवाद हुआ था। लेकिन डायरेक्टर धीरू यादव की बनाई ये फिल्म लालटेन दर्शकों को काफी पसंद आएगी, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। दोस्तों बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद बिहार में बड़ा सियासी उलटफेर होने की संभावना जताई जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ने वाले
और 6 सीटों पर जीत दर्ज करने वाले ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सहोलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी कि भाजपा अब एनडीए में शामिल हो सकती है। चर्चा है कि राजभर को योगी आदित्यनाथ की नई सरकार में जगह मिल सकती है। जहां आपको बता दूं कि राजभर पहले भी योगी कैबिनेट में मंत्री रह चुके हैं और बीजेपी से नाराजगी के बाद उन्होंने अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी यानी कि एसपी के साथ गठबंधन करके विधानसभा चुनाव लड़ा था। असल में राज्य में चुनाव परिणामों के बाद से ही ओपी राजभर के तेवर नरम पड़ गए थे, जबकि वे चुनाव प्रचार के दौरान भी बीजेपी सरकार को राज्य की सत्ता से बाहर करने के दावे कर रहे थे। जब वही राज्य में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने के बाद भी इस भाजपा को ज्यादा फायदा नहीं हुआ और वे 6 सीटों पर ही जीत दर्ज कर सकी थी। लिहाजा चुनाव के बाद बनी परिस्थितियों को देखते हुए राजभर ने अपने तेवरों में नरमी दिखानी शुरू कर दी थी। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ओम प्रकाश राजभर फिर से एनडीए का हिस्सा बनने के तैयार हैं। बताया जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही धर्मेंद्र प्रधान सुनील बंसल से भी मुलाकात हो चुकी है। दोस्तों अब बात करते हैं कि पटना में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक पटना हाईकोर्ट में कंप्यूटर ऑपरेटर कम टाइपिस्ट के 30 पदों पर भर्ती के लिए निकाली है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक पटना हाईकोर्ट में कंप्यूटर ऑपरेटर टाइपिस्ट के 30 पदों पर भर्ती निकली है। इसके लिए ऑनलाइन के द्वारा आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं और आवेदन को पूरा कर सकते हैं। आवेदन की तिथि के बारे में बात करें तो पटना हाईकोर्ट में कंप्यूटर ऑपरेटर टाइपिस्ट के इन पदों पर आप 7 अप्रैल तक ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों का चयन के बारे में बात करें तो पटना हाईकोर्ट के इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट यानी कि इंग्लिश और हिंदी के द्वारा होगा। उम्मीदवारों की योग्यता के बारे में बात करें तो आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को किसी भी विषय से ग्रेजुएशन और कम से कम 6 माह का कंप्यूटर डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स आदि होना चाहिए। दोस्तों अब बात करते हैं कि राजनीति में हिंदू मुस्लिम को लेकर के आए दिन कई तरीके की बयानबाजी करते रहते हैं, लेकिन आम जनता इन बयानों को ज़्यादा तवज्जो नहीं देती है। आम जनता तो आपसी भाईचारे और सौहार्द बना करके प्रेम से रहना चाहती है। हिंदू मुस्लिम की इसी आपसी भाईचारा की मिसाल बिहार की राजधानी पटना के फतुहा में स्थित दरियापुर कटिया घाट मजार पर देखने को मिली। यहाँ शब बारात के मौके पर हिंदू मुस्लिम समुदाय के लोग एक साथ चादर पोशी की तो उसी मजार पर होली भी खेली गई। आपको बता दो कि सभी हिंदू मुस्लिम आपस में एक दूसरे को अबीर गुलाल लगा करके होली और शब बारात की बधाई दी और साथ ही उन नेताओं को भी करारा तमाचा जड़ दिया जो धर्म के नाम पर अनर्गल बयानबाजी करते हैं। जहां लोगों ने कहा है कि हम लोग एक जगह रहते हैं और बहुत दिन के बाद एक ऐसा मौका आया है कि हम दोनों का त्यौहार एक दिन हुआ है, तो हमने दोनों त्योहारों को एक साथ मनाने का फैसला किया। इस दौरान दोनों समुदाय के लोग एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं देते थे। लोगों ने कहा है कि हमें आपसी भाईचारे के साथ मिलजुल करके रहना चाहिए। हाँ, सभी आपस में एक दूसरे को गुलाल लगाते दिखे गए तो वहीं सभी ने मिलकर के चादरपोशी भी की। दोस्तों अब बात करते हैं कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को लोगों को वार्निंग दी है कि आने वाले समय में महंगाई और बढ़ेगी। उन्होंने सरकार से कहा है कि वे महंगाई से लोगों की रक्षा करें और तुरंत कार्रवाई करें। उन्होंने कहा है कि महंगाई सभी भारतीयों पर एक टैक्स है जिसकी रिकॉर्ड वृद्धि ने रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने से पहले ही गरीबों और फिर मिडिल क्लास की कमर तोड़ दी थी। सोमवार को जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार कच्चे तेल और गैर खाद्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होने के कारण खुदरा मुद्रास्फीति फरवरी में 8 महीने के उच्चतम 6.07% पर पहुंच गई है और थोक मूल्य आधारित मुद्रा फीसदी बढ़कर के 13.11% हो गई है। राहुल गांधी ने इससे पहले भी 5 राज्यों में पार्टी की करारी हार के बाद भी बीजेपी पर कई मुद्दों को लेकर के निशाना साधा था। राहुल गांधी ने एफडी, पीपीएफ, ईपीएफ और महंगाई से जुड़े आंकड़े अपने ट्वीट करते हुए पूछा है कि क्या सरकार की जिम्मेदारी जनता को राहत देने की नहीं है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि सरकार की गलत नीतियों का परिणाम आम नागरिक झेल रहे हैं। कुछ दिन पहले ही केरल की यात्रा पर गए राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि आज ये साफ है कि हमारे देश में शासन कर रहे लोग गुस्सा और नफरत फैला रहे हैं तथा देश को बांट रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप सरकार के फैलाए गुस्से का नतीजा देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था को क्या हुआ है। बेरोजगारी, महंगाई का स्तर देखिए। उन्होंने कहा कि लोगों को बांटा जा रहा है और वे मिलकर के काम नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि लोगों को बांटा जा रहा है और वे मिलकर के काम नहीं कर रहे हैं, इसीलिए ये हो रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि लोगों को समझना चाहिए कि अगर पड़ोसी खुश नहीं है तो वे भी कुछ समय बाद खुश नहीं रह सकेंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि नफरत का जवाब नफरत या फिर गुस्से से देने से समाधान नहीं निकलेगा। नफरत से लड़ने का एकमात्र तरीका प्यार और लगाव का है। उन्होंने कहा है कि इसलिए लोगों को दूसरों को खुद की तरह देखना चाहिए। हमारे सामने यही काम है।
दोस्तों बात करते हैं कि मार्च का महीना आधा बीत चुका है। अब इस महीने केवल 12 दिन ही रह गए हैं। इसी के साथ कारोबारी साल 2021-22 खत्म हो जाएगा। आपको बता दूं कि 31 मार्च न सिर्फ वित्तीय वर्ष का आखिरी दिन होता है, बल्कि ये कई वित्तीय कामों की भी डेडलाइन होती है। अगर इन वित्तीय कामों को समय पर पूरा नहीं किया जाता है तो फिर अगले वित्तीय वर्ष में समस्या हो सकती है। आज हम आपको ऐसे ही कुछ जरूरी कामों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें आप 31 मार्च 2022 तक या फिर उससे पहले निपटा लें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आधार कार्ड पेन लिंकिंग डेडलाइन के बारे में। तो आधार और पेन नंबर को लिंक करने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2022 है। यदि आपने अभी तक ऐसा नहीं किया है तो फिर 31 मार्च से पहले आधार और पेन को लिंक करा सकते हैं। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो फिर पेन कार्ड अवैध हो जाएगा। दूसरे नंबर पर बात करते हैं विलंबित या फिर संशोधित ITR के बारे में। जब कोविड-19 को देखते हुए वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए ITR दाखिल करने की लास्ट डेट कई बार बढ़ाई गई है। आयकर विभाग ने अंतिम बार इसकी डेडलाइन 31 दिसंबर 2021 निर्धारित की थी। हालांकि अगर आप उस समय तक ITR फाइनल नहीं कर सके तो फिर 31 मार्च 2022 तक रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं बैंक खाता KYC पूरा करने की अंतिम तिथि के बारे में। तो RBI ने KYC को पूरा करने की समय सीमा को 31 दिसंबर 2021 से बढ़ा करके 31 मार्च 2022 कर दी है। RBI ने वित्तीय संस्थानों को चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंतिम तक KYC अपडेट करने को लेकर के कोई भी कार्रवाई नहीं करने की सलाह दी है। KYC के तहत ग्राहकों से उसके पैन कार्ड, पता जैसे आधार, पासपोर्ट आदि को अपडेट कराने के लिए बैंक कहता है। अब बात करते हैं वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए टैक्स सेविंग अभ्यास के बारे में। यदि आपने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए पुरानी टैक्स व्यवस्था का विकल्प चुना है तो फिर आपने 31 मार्च 2022 तक अपना टैक्स बचत अभ्यास पूरा कर लिया है। इसे सुनिश्चित कर लें। इसका मतलब ये होगा कि टैक्स पेयर को ये सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने सभी सेक्शन के तहत उपलब्ध डिडक्शन का लाभ उठाया है। अब बात करते हैं डाकघर में है खाता तो फिर कुछ जरूरी काम आपको करना है। अगर आपका पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि PPF नेशनल पेंशन स्कीम और फिर सुकन्या समृद्धि योजना में खाता है और आपने चालू वित्तीय वर्ष के लिए इन खातों में कोई पैसा जमा नहीं किया है तो फिर आप 31 मार्च 2022 तक न्यूनतम जरूरी रकम डाल ले, वरना इन्हें दोबारा एक्टिव करवाने के लिए आपको जुर्माना देना पड़ेगा। और दोस्तों बात करते हैं कि मोदी सरकार किसानों को समृद्ध बनाने के लिए कई तरह से पैसा दे रही है जिसका वो आसानी से फायदा उठा सकते हैं। अब किसानों के लिए मार्केट में कृषि यंत्रों के आ जाने से खेती बाड़ी में आसानी होगी। इसके अलावा किसानों का मुनाफा भी पहले से कई गुना बढ़ गया है, परंतु इन कृषि यंत्रों की कीमत बाजार में अधिक है। ऐसे में किसान किराए पर इन यंत्रों का उपयोग करते हैं जिससे खेती में किसानों की लागत बढ़ जाती है। लेकिन सरकार किसानों की इन दिक्कतों को दूर करने के लिए तमाम कृषि यंत्रों पर अच्छी खासी सब्सिडी देती है। भारत सरकार आजकल खेती किसानी में ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा देने लगी है। इसका उपयोग करके किसान अपनी खेती को और बेहतर कर सकते हैं। इसे खरीदने के लिए किसानों को कृषि मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थानों, ICAR संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्रों और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा 100% लागत तक या फिर 10 लाख रुपए तक अनुदान दिया जाता है। आजकल ट्रैक्टर के बिना खेती की कल्पना भी करना बहुत मुश्किल है, लेकिन बाजार में इसकी कीमत भी काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप एक ट्रैक्टर खरीदने जाते हैं तो फिर आपको बहुत भारी रकम जमा करना होगा। हालांकि किसानों की मुश्किलों को कम करने के लिए बैंकों के द्वारा भी लोन प्रदान किया जाता था। दोस्तों बात करते हैं कि भारत में फिर से कोरोना अपना कहर बरपा सकता है। जहां विशेषज्ञों को इस बात का डर है कि जिस तरीके से दुनिया के कई हिस्सों में कोरोना तेजी से बढ़ रहा है वह चिंताजनक है। AFP ने जानकारी दी है कि चीन में इस साल पहली बार कोरोना से मौतों की खबर सामने आ रही है। ये हाल तब है जब चीन कोरोना के मामले को लेकर के बेहद गंभीर रहता है। 1-2 मामले सामने आते ही लाखों की आबादी वाले शहरों को पूरी तरीके से लॉकडाउन में डाल देता है। लेकिन चीन में भी मौतों का होना चिंताजनक खबर है। वहीं यूरोप की बात करें तो यूरोपीय देशों में महज एक दिन में 6 लाख से ज़्यादा मामले दर्ज हुए हैं। हालांकि भारत के लिए यह राहत की बात है कि अभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू नहीं हुई है। विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना के ओमिक्रॉन स्वरूप ने तीसरी लहर में खूब तबाही मचाई थी, लेकिन अब उसके एक सब वेरिएंट को कहीं ज़्यादा खतरनाक माना जा रहा है। जहां ओमिक्रॉन के नए सब वेरिएंट BA.2 की वजह से दक्षिण कोरिया तक में कोरोना के मामले काफ़ी बढ़ गए हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार में नालंदा जिले में सनसनीखेज वारदात हुई है। हिलसा थाना क्षेत्र के नदहा गांव में रामजी राम के 35 वर्षीय पुत्र वीरेश राम को तेजाब डाल करके जिंदा जला दिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही बवाल मच गया। लोगों ने शव को आरोपित के घर में रख करके जमकर तोड़फोड़ की। सूचना पर पहुंची पुलिस का लोगों पर असर नहीं हुआ। पुलिस पर फायरिंग भी की गई। बचाव में पुलिस ने भी फायरिंग की। कई पुलिसकर्मी रोड़ेबाजी में घायल हो गए हैं। गाँव में तनाव की स्थिति है। पुलिस कैंप कर रही है। देर रात पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम
जमानत के लिए भेज दिया। जानकारी के अनुसार पटना में ठेला चला करके जीविकापार्जन का काम करने वाला वीरेश राम होली में घर आया था। शुक्रवार देर शाम कुछ लोग उसे बुला करके ले गए, जब वहीं गला दबाने के बाद उसे तेजाब डाल करके जला दिया गया। सबको सरसों के खेत में फेंक दिया गया। इसकी खबर मिलते ही ग्रामीण आक्रोशित हो गए। जब विनय सिंह के पुत्र दीपक सिंह पर हत्या का आरोप लगाते हुए सबको उसके घर में रख दिया। इसके बाद जमकर उत्पात मचाया, तोड़फोड़ और लूटपाट की। जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस, लेकिन भीड़ काफी आक्रोशित थी। उन लोगों ने पुलिस पर पथराव भी शुरू कर दिया। दोस्तों, कहते हैं कि पढ़ने लिखने की कोई उम्र नहीं होती है, बल्कि इसके लिए मन में जज्बा होनी चाहिए। जब बिहार के बांका जिले में एक पति पत्नी और साली ने इंटर की परीक्षा फर्स्ट डिवीजन से पास करके कीर्तिमान स्थापित किया है। खास बात यह है कि मैट्रिक करने के 23 साल बाद राजेश मंडल ने अपनी पत्नी और साली के साथ ये कारनामा कर दिखाया है। झारखंड के गोड्डा जिले के बसंत राय प्रखंड के हिलावे के निवासी राजेश मंडल ने साल 1999 में अविवाहित बिहार रहने के दौरान गोड्डा से त्रिवेणी उच्च विद्यालय महेशपुर से मैट्रिक पास की थी। 10वीं करने के बाद राजेश मंडल गोड्डा में ही रहकर व्यावसायिक गतिविधियों में लग गया था, लेकिन आगे की पढ़ाई पूरी नहीं करने की टीस कहीं न कहीं उसके मन में थी। अपने कुछ दोस्तों के प्रेरित करने के बाद राजेश ने इस बार स्वतंत्र छात्र के रूप में बांका जिले के पंजवारा हाई स्कूल से इंटरमीडिएट की परीक्षा दी थी। 16 मार्च को जारी इंटर की परिणाम में उसने 80% से ज्यादा मार्क्स ला करके सबको हैरान कर दिया है। यही नहीं, राजेश मंडल की पत्नी और साली ने भी फर्स्ट डिवीजन से इंटर पास किया है। मैट्रिक करने के 23 सालों के बाद इंटर परीक्षा में बैठने वाले राजेश को 500 में से 402 अंक, उसकी पत्नी चांदनी को 392 अंक और साली पूनम कुमारी को 380 अंक प्राप्त हुआ है। राजेश ने बताया है कि आगे की पढ़ाई के लिए कुछ दोस्तों के प्रेरित करने पर वह पंजवारा स्कूल प्रबंधक से मिला था। दोस्तों, अब बात करते हैं कि बिहार में शुक्रवार और शनिवार को कई अप्रिय घटनाएं घटी। जब बक्सर में मंदिर के एक पुजारी को बदमाशों ने गोली मार दी, जबकि गया जिला में एक अनियंत्रित कार ने 2 युवकों को कुचल दिया। दोनों युवकों की मौत मौके पर ही हो गई। बक्सर के धनसोई थाना क्षेत्र के खरहना बन्नी मार्ग में स्थित कुरुआ गांव में एक मंदिर के पुजारी को अपराधियों ने निशाना बनाया और शनिवार की सुबह मंदिर के पास ही गोली मार दी। गोली लगने के बाद पुजारी बाल बाल बच गए, लेकिन गंभीर हालात में जख्मी हुए हैं। जहां घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग फौरन मौके पर पहुंचे और फिर घायल को अस्पताल पहुंचाया। दोस्तों, बात करते हैं कि रातों रात पूरे देश में चर्चा का केंद्र बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स का रंग अब कैनवास पर भी उभर चुका है। 3 घंटे में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सबसे लंबी तस्वीर बनाने वाले पूर्णिया के मशहूर चित्रकार राजीव राज ने फिल्म की पूरी थीम को कैनवास पर उतारा है। जहां फिलहाल इंटरनेट मीडिया पर उसकी ये पेंटिंग भी खूब चर्चा हो रही है। जहां वही बुधवार को बिहार में द कश्मीर फाइल्स फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया है। जहां इसकी घोषणा खुद डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने ट्वीट करते हुए की थी। जहां शिवलिंग से लिपटी एक महिला और शिवलिंग पर बह रहे आंसू इस पेंटिंग की केंद्र में है। जब खौफजदा महिला खुद को ईश्वर के हवाले कर चुकी है। जब दहशतगर्द पैरों तले इसे कुचलने का प्रयास कर रहा है। मृत मां के पास खिसकते बच्चे, खून से लथपथ पुरुष और दहशत के कारण मां से लिपटी एक युवती इस पेंटिंग में अलग ही रंग भर रहा है। आंचल में बच्चों को छिपाने की कोशिश करती विवश मां की स्थिति कश्मीर की उस काली कथा को हूबहू बयां कर रहा है जो इस फिल्म का थीम है। जहां रक्त की पृष्ठभूमि पूरे पेंटिंग को संवेदना से भर दिया है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने वाले चित्रकार राजीव राज कहते हैं कि इतिहास के पन्नों में ऐसी बहुत सी दर्दनाक घटनाएं हैं जो इंसानियत और समाज को न सिर्फ शर्मसार किया है, बल्कि एक ऐसा जख्म दिया है जिसके निशान आज भी मौजूद हैं। द कश्मीर फाइल्स उसी का एक उदाहरण है। अभिव्यक्ति की आज़ादी के तहत उन्होंने इस पेंटिंग में उस दर्द को उकेरने की कोशिश की है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि बिहार में नकली बाट से लोग ठगे जा रहे हैं। जहां अगर आप फल सब्जी वगैरह खरीदते हैं तो फिर निश्चित नहीं हो जाए कि उचित पैसे देकर के आपको सही माप भी मिलेगा। जहां दुकानदार आपसे पूरी कीमत लेकर भी कम वजन तौल करके ठगी कर रहे हैं। ग्राहक भी जाने अनजाने ठगी के शिकार हो रहे हैं। जहानाबाद और भागलपुर में ऐसे कई मामले सरेआम पाए गए हैं, जबकि कार्रवाई के बाद भी ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। प्रमुख कस्बों और ग्रामीण बाजारों में दुकानदारों द्वारा कीमत पूरी वसूलने के बाद भी कम वजन तौल करके ठगी की जा रही है। इसे रोकने के लिए संबंधित विभाग द्वारा समय समय पर कार्रवाई की जाती है। जहानाबाद और अरवल जिले में 107 दुकानदारों पर पिछले 1 साल में कार्रवाई की गई है, जिनमें हाल के दिनों में 17 दुकानदार शामिल है। इन सभी से जुर्माना वसूला गया है।
जिला मुख्यालय के कई हिस्से में फुटपाथ दुकानदारों द्वारा प्रयोग किए जा रहे बटखरे का वजन ग्राहकों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मशीन पर जांच कराने पर कम पाया गया। जब भागलपुर में स्टेशन के पास ठेले पर फल वगैरह बेचने वाले धड़ल्ले से गलत और फर्जी बाट का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।